एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठियां पड़ रही हैं। व्हाट अबाउट रीच करने से काम नहीं चलेगा। तुम तुम्हारा हम हमारा तू मैं से बात बनती नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप को गले लगाते हैं। आज हम आपके बीच एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। आप तमाम साथियों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है कि देश में अलग अलग तरह की जो कोचिंग संस्थान हैं, जो इंजीनियर बनाने का दावा करती है, डॉक्टर बनाने का दावा करती है, आईएएस आईपीएस बनाने का दावा करती है, वो विद्यार्थियों का और अभिभावकों का करोड़ों रुपया लेकर के फीस वसूल करके अचानक से गायब हो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय इस देश में ऐसा ही काम कुछ प्राइवेट बैंक किया करते थे। रोज़ शाम को उनके एजेंट जो है सब्जी बेचने वाले, दुकानदार से, ठेला वाले, रिक्शा वाले, मिडिल क्लास नौकरी करने वाले लोगों के पैसे वसूलते थे और करोड़ों रुपया लेकर के अचानक से गायब हो जाते थे। जब भी इस तरह का कोई सिस्टमेटिक फेलियर होता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देश में जो आज शिक्षा व्यवस्था की हालत है वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सरकार और बाजार, इस दोनों के बीच में इस देश के विद्यार्थी और इस देश का भविष्य, इस देश का नागरिक पिसता जा रहा है। और ये सारा खेल शुरू उस लॉजिक से होता है कि शिक्षा इंसान बनाने के लिए नहीं, एक कमाऊ इंसान बनाने के लिए ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। बाजार का जो तर्क है कि जिसमें मुनाफा नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शिक्षा को जब मुनाफे के नजरिए से देखने लगे, उसका नतीजा ये हुआ कि सपना बेचा जाने लगा। अंधों के शहर में आईना बेचने का जो कारोबार है, सीट पता है कि 100 है, एग्जाम देने वाले 1 करोड़ हैं, तो हम उस 100 में पहुंच जाएं, उसकी होड़ और फिर उसका कारोबार। और ये 100 सीट क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है उसमें लगातार रोज बरोज गिरावट आई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी संस्थान जो हैं वो कमज़ोर होंगे और उसकी जगह पे जो है निजी संस्थानों की उत्पत्ति होगी। और ये जानबूझ करके किया गया, इसलिए ताकि शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिटीजन ना रहें, स्टूडेंट ना रहें, उनको कंज्यूमर बना दिया जाए। और इसी कंज्यूमर सर्विस के लॉजिक के तहत देश भर में कोचिंग की बाढ़ आई। आपने दिल्ली में देखा, बेसमेंट में पढ़ते हुए जो है विद्यार्थी की मौत हो गई। और जब हम मौत की बात करते हैं, भारत में एक संस्कृति है, गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सामने से अगर डेड बॉडी जा रही हो तो बिना जात बिना धर्म पूछे हुए लोग उसको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज्यादा हो चुका है। जैसे किसान आत्महत्या के पीछे सिस्टम जिम्मेवार है, उसी तरह से स्टूडेंट की आत्महत्या के लिए भी सिस्टम जिम्मेवार है। और यह सिस्टम जो स्टूडेंट को मार रहा है, एक प्रेशर कुकर बना रहा है, वो सिस्टम ऐसे बन रहा है कि एक तरफ रोज सपने बेचे जाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। किसी एक इंसान का एग्जाम्पल ला करके सामने ये दिखाया जाएगा कि इसका पैकेज 1 करोड़ का है, और हर बच्चे को ये प्रेशर दिया जाएगा कि आप भी 1 करोड़ का पैकेज जो है प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? सीट कितना है, कितना जो है एग्जाम हो रहा है,
वैकेंसी कितनी है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कितना होता है, रोजगार कितने उत्पन्न हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। रोजगार दिलाने के नाम पर कोचिंग संस्थान बनेंगे और लोगों की गाढ़ी कमाई, नौकरी करने वाले लोग उनकी सैलरी, किसान को उनके फसल से जो कमाई हुई है, जो मजदूर हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम तो मजदूर हैं, हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर हो जाएगा, और अचानक रातों रात सैकड़ों दर्जनों संस्थान जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटा फीस जो है वो वसूल लिया है माँ बाप का, और अब स्टूडेंट का क्या होगा वो स्टूडेंट जाने। और आपने देखा अभी गोरखपुर की एक लड़की जेईई की तैयारी कर रही थी और एक बड़ा ही मार्मिक पत्र जो है अपने माँ बाप के नाम लिखा, उसने सुसाइड कर लिया। और ये कोई एक बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जब 24 घंटे में 28, कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हर घंटे घड़ी का कांटा जब एक बार चक्कर घुमाए तो एक स्टूडेंट कम से कम इस देश में, देश के किसी न किसी कोने में सुसाइड कर ले रहा है। ये एक गंभीर विषय है, सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और शिक्षा बाजार की और मुनाफे की वस्तु नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी सीबीएसई का एग्जाम हो रहा है। सीबीएसई के एग्जाम और रिजल्ट के बाद बड़े पैमाने पे विद्यार्थी सुसाइड करते थे। यूपीए की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम किसी को पास फेल नहीं करेंगे, हम ग्रेड देंगे। और हम सब जो पढ़ लिख लिए हैं, मैं पीएचडी कर लिया हूं, आप तमाम लोग जो है अलग अलग पढ़ाई कर लिए हैं, ये रेस कभी अंत होता है क्या? 10वां फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, 12वीं फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पत्रकारिता में डिप्लोमा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पीएचडी करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं था। तो यह जो व्यवस्था, सरकार और बाजार, उसके बीच में इस देश का भविष्य जो पिस रहा है, उस पर सरकार को जो है एक रेगुलेशन लाना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जितने रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर एग्जाम हो। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसको पैसे दे करके खरीदा नहीं जाता है। तो इस देश के भविष्य के ऊपर, इस देश के नौजवान और विद्यार्थी के ऊपर एक भारी दबाव है और एक सजग समाज के तौर पर, एक संवेदनशील देश के तौर पर इसकी सामूहिक जिम्मेवारी हम सबको लेनी चाहिए। सरकार को ये रेगुलेशन बनाना चाहिए और इस तहत हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहला, आप सरकारी संस्थानों को बेहतर कीजिए। आप सरकारी संस्थानों को कमजोर करके निजी क्षेत्र को भी स्वाभाविक रूप से विकसित होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। सरकारी संस्थान ठीक से काम करेगा, बीएसएनएल ठीक से चलेगा, तभी जियो धन धनाधन होगा। सरकारी संस्थानों को तबाह करके निजी संस्थानों को, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में एक देश के व्यवसायी से जब उनसे प्रश्न पूछा गया, यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि निजी मामला है। निजी मामला कैसे है सर? सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें ठीक से फंक्शन करेगी तभी निजी क्षेत्र की संस्थाएं और उसकी जो जिम्मेवारी है ठीक तरीके से उसका निर्वहन कर पाएंगे, पहला। और दूसरा कि इस देश में आईएएस बनाने का, इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का जो एक धंधा है, उसका एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से और उसके अभिभावकों से पैसा वसूला है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस कोर्स को पूरा करे। अगर वो उस पे कोर्स को पूरा नहीं करते हैं तो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का घोटाला है। सरकार को जो है यह अनियंत्रित जो व्यवसाय है लोगों को बेवकूफ बनाने का, उसको जो है नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरा, जितने भी रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भरा जाए, उसके ऊपर जो है अच्छे से जो है एग्जाम हो और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जाए, ताकि इस देश के जो भविष्य हैं, इस देश के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो व्यवस्था में पिस रहे हैं बाजार और सरकार की इस जो है खतरनाक
मौत तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसमें जो पिस रहे हैं उससे उनको बचाया जा सके। इस विषय पे आप लोगों से बातचीत के लिए मैं यहाँ उपस्थित था, और अभी जब इस संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न है तो उसका हम जवाब देंगे। देखिए, फिर वही बात जो मैंने इनके सवाल के जवाब में कहा कि कुछ इशूज ऐसे होते हैं जिसपे व्हाट अबाउट रीच करने से काम नहीं चलेगा। मतलब तुम तुम्हारा, हम हमारा, तू मैं में से बात बनती नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ओबामा भारत आए थे, और ओबामा का एक स्टेटमेंट उस वक्त जो है ना बहुत पॉपुलर हुआ था कि दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको अगर कोई निकाल सकता है तो वो देश भारत है। दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम में जो चेंजेज आ रहे थे, जिस तरह से जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, एआई का ज़माना है, आज हर कोई एआई की बात कर रहा है। उस दौर में हमको एक लीडिंग नेशन होना था। लेकिन जब आप विजन लैक करते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। विजन लैक करने का क्या मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप को गले लगाते हैं, और वही ट्रंप हमारे देश के लोगों के पांव में बेड़ियां लगाता है। आप रिटर्न देख रहे हैं, गिफ्ट रिटर्न। हम गला लगाए, वो बेड़ी लगा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलीगल लोगों के ऊपर कार्रवाई किसी देश को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो है बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट भी होता है। दूसरे देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बाहर भेजा गया। उसके देश के राष्ट्रपति जो है वहां गए, उससे मिले, अपना जहाज भेजा, बोला कि जो है मिलिट्री के जहाज में नहीं भेजोगे, हम अपना जहाज भेजेंगे। हमारे पास तो वो अपना जहाज भी नहीं है, तो एयर इंडिया बचा ही नहीं। बस हमारे पास अब विमान मंत्री हैं, विमान नहीं है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। जब हम अपने देश में मजबूत नहीं होंगे, ये वही बात हो गई कि हम अपने घर में जो है ना, हमारी घर की हालत अच्छी नहीं होगी तो गांव के चौपाल पे हमको कोई इज्जत नहीं करेगा। हमारे गांव में जब हमारी इज्जत तब मिलेगी जब हमारा घर, हमारे घर के सदस्य, उनके बीच में आपसी संबंध, हमारी घर की आमदनी, हमारे घर के लोगों का समाज के प्रति व्यवहार, उससे गांव के चौपाल पे जो है हमको इज्जत मिलेगी। अपने घर में आप डेटा छुपा लेंगे, जो सूचना के तंत्र हैं उसको मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अरे आपने क्या किया? आप अपने पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेकर के गए। आपका पत्रकार होता तो पलट करके ट्रंप से पूछता ना एक क्वेश्चन, जब वहां की मीडिया आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था। आपका भी पत्रकार पूछता ट्रंप से, ए भाई आप इधर आकर के कहते हैं भारत हमारा दोस्त है और हमारे लोगों को बेड़ी लगा के भेज रहे हैं, एक सवाल पूछता ना, आपने जाने ही नहीं दिया। तो सूचना तंत्र को कंट्रोल करके, आप जैसे घर का मुखिया आप अपने घर में चला लेंगे, कोई बोलेगा तो जोर से डांट देंगे, कहेंगे इसका खाना बंद कर दो, इसको शाम को खाना मत देना। लेकिन गांव की चौपाल पे आपको इज्जत तो आपके घर की हालत से मिलेगी ना। हमारी इकोनॉमी अगर सही तरीके से फ्लोरिश करेगी, 8 का क्राइसिस, इसीलिए मैंने आपको ओबामा का वो विजिट याद दिलाया। दुनिया भर में 8 की क्राइसिस थी, और 8 के क्राइसिस में जो मंदी थी, भारत जो है फ्लोरिश करता रहा। हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कल्चरली हमारा बचाने का स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 रोटी कमाते हैं तो 1 रोटी बचाते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। पुराने जमाने में 5 जो है ना घड़ा रखा रहता था, घर में 1-1 मुट्ठी अनाज सब में रखा जाता था, फिर खाना बनाया जाता था। बचाने की प्रवृत्ति है हमारी, भारतीय होने के चलते, और वो बचाने की प्रवृत्ति के चलते हमारी इकोनॉमी सरवाइव कर गई। अगर हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और इस देश का एक व्यवसायी 5000 करोड़ रुपया जो है अपने बेटे की शादी में खर्च करता है, तब आपको लगता है कि आप मीडिया में बार बार ये बोलेंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इससे जो है दुनिया में हमारी धमक स्थापित होगी, इससे जो है डंका बजेगा? नहीं बजेगा। भारत के लोगों को अपमानित किया जाएगा, और वही किया जा रहा है। इसी से निकलने का रास्ता है कि हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें। हम अपने देश के नौजवान, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसका सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। इस देश के जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको हम मजबूत करें, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड कंपटीशन में जाकर के कहीं स्टैंड करें। मुझे बताइए कि लुधियाना और सूरत का कपड़ा क्या जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं कर रहा था? कर रहा था। क्या हमारा आम, हमारा केला, हमारी चाय, हमारी कॉफ़ी जो है, हमारा चमड़ा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारा जो है इसरो,
क्या हम वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं दे रहे थे? क्या हमारे पास जो है फ्री मीडिया नहीं था? क्या हमारे पास जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया का। सब कुछ होते हुए भी अगर हम कुछ लैग कर रहे हैं तो वो है विजन। अगर विजन है हमारे पास तो ट्रंप के पास हमको जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोड़िए, बाहर की बात छोड़ देते हैं, हम देश का समझते हैं, उससे समझ में आएगी। बिहार के लोग पंजाब क्यों काम करने के लिए जाते हैं? पंजाब के लोग क्यों नहीं जाते हैं बिहार काम करने के लिए? क्यों? क्योंकि बिहार की इकोनॉमी पंजाब की इकोनॉमी के मुकाबले बेहतर नहीं कर रही है। अगर बिहार की इकोनॉमी बेहतर करने लगेगी तो पंजाब के लोग बिहार काम करने के लिए आएंगे। यही स्थिति आप दुनिया के ऊपर लागू करके देख लीजिए। क्यों हमारे नौजवानों को छुप करके इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि इससे ज्यादा गंभीर स्थिति क्या है। जब गाजा में लड़ाई हो रही थी तो हमारे देश के नौजवान जो है ठेके पे लड़ने के लिए गए। यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी रसिया की, तो जबरदस्ती एक कंपनी में नौकरी देने के नाम पे कुछ लोगों को बेवकूफ बना करके और वहां जब गए तो उनको आर्मी का ड्रेस पहना करके लड़ने के लिए भेज दिया। ये जो स्थिति है ये चिंताजनक है। रोजगार की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो चिंताजनक है। और इस व्यवस्था जनित प्रेशर के चलते जो नौजवानों की आत्महत्या हो रही है वो चिंताजनक है। इस पर सरकार को एक ठोस काम करने की जरूरत है। प्रचार से काम नहीं चलेगा। जो वास्तविकता है, वास्तविकता की धरातल पे खड़ा होकर के एक विजन के साथ जो है देश निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा।